अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना YouTube चैनल है, वेलकम टू दिस, और मैं हूं रियाज बज़मी। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ कम अप विद द न्यू टॉपिक। दिस वन इज द रियल एंड अपेरेंट वेट। बड़ी हैरानकुन बात है कि वेट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वो तो हमने पता है कि वेट एक होता है। ये रियल और अपेरेंट का मतलब क्या? यानी एक आपका जो असल में किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो है, यानी अर्थ किसी भी चीज को जब अपनी तरफ खींच रही है तो उसका वो जो अट्रैक्शन है, यानी जो वो फोर्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रही है, उससे हम वेट, रियल वेट का नाम दे रहे हैं। लेकिन वो रियल वेट जो है वो वेरी करता है विद द वेरिएशन ऑफ जी, यानी ग्रेविटी चेंज होने से वो चेंज होता है। लेकिन अपेरेंट वेट जो है ये चेंज होता है आपकी अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से। अब इन दोनों को हम ग्रेजुअली पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके साथ इन दोनों का आपस में रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया? कम अप विद द डेफिनेशन। रियल वेट, रियल वेट में द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी वो कितना उसको खींच पा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम रियल वेट का नाम देते हैं। द फोर्स, दूसरी इसको इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर, अपने मरकज की तरफ। अब अर्थ खींचे तब भी उसका वेट कहलाएगा, अगर मून खींचे तब भी उसका वेट ही कहलाएगा, उसमें कोई और चीज नहीं। लेकिन उसमें ग्रेविटी का फर्क आ जाएगा। इसमें ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी कंपैरेटिवली मून के ज्यादा होगी, तो उस हवाले से उसमें अदरवाइज वेट का डिफरेंस आएगा, लेकिन अट्रैक्शन उसी तरह, यानी वेट ही रहेगा और ये रियल वेट कहलाएगा। अब आते हैं अपेरेंट वेट के। इसका फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया। फार्मूला रियल वेट का है W will be equal to mg। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेल अवेयर अबाउट दिस फार्मूला। अपेरेंट वेट यानी जो अपेरेंट से मुराद यह है कि जो जाहिरी तौर पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कैसे है? अब इसके लिए उसने एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिया है कि हम किसी एलिवेटर में या लिफ्ट के अंदर हैं, ठीक है, और लिफ्ट जो है, सपोज मैं लिफ्ट के अंदर हूं और जहां पे बोर्ड के ऊपर जहां पे मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, और उस मैस स्प्रिंग सिस्टम से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर सकता हूं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम बीम बैलेंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं, लेकिन हमने यहां पे स्प्रिंग बैलेंस किया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली ये होता है कि आपका मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये स्प्रिंग बैलेंस है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटी भी इफेक्ट कर रही होती है, तो मैस और ग्रेविटी का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास वेट की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वेट जब भी आपने मेजर करना है वो स्प्रिंग बैलेंस से ही करेंगे। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे अपेरेंट वेट में, अपेरेंट वेट हम कहेंगे किसे? हम बेसिकली हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, तो स्ट्रिंग में जो टाइटनेस होती है ये उसका अपेरेंट वेट कहलाता है, लेकिन टाइटनेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया? जो ऊपर की डायरेक्शन में, इसका नाम हम टेंशन रखेंगे। ठीक हो गया? टेंशन जो यहां पे आपके पास, ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इसको हम अपेरेंट वेट का नाम देंगे, और ये जो डाउनवर्ड है इसका W, ये आपके पास रियल वेट कहलाएगा। इन दोनों में हम देखेंगे कि ये कब और कैसे ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब आते हैं कि अपेरेंट वेट, इट इज द फोर्स विच प्रिवेंट्स अ बॉडी फ्रॉम फ्री फॉलिंग। अब फ्री फॉलिंग से ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है उसको कैसे रोका जाता है? ठीक है, अब जाहिर है आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई धागा है, कोई चीज पकड़ने वाली है तो वो रुकेगा, अदरवाइज तो आप जब वो ऊपर से ब्रेक कर दें या उसे कट कर दें तो वो जाहिर है ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और वो उसका फ्री फॉल कहलाएगा। या लेकिन उसको रोकने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए या वेट चाहिए, वो आपके पास वेट, हम उसे या फोर्स कह लें, फोर्स भी एक वेट ही है, वेट भी एक फोर्स ही है, तो उसके हवाले से भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसे T से डिनोट करते हैं, रियल को W से करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, इसको भी स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर करते हैं। अब आते हैं हम केस नंबर 1 पे। अब इसके हमने 4 केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, कि आपके पास ऑब्जेक्ट, वही एलिवेटर, जब आपके पास लिफ्ट है, वो अगर रेस्ट में है तो उस वक्त क्या करेगी? अगर वो लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रही है तो उस वक्त क्या करेगी? ठीक है, उस वक्त आपके पास ये जो चेंज आएगी ये अपेरेंट वेट में आएगी, रियल में नहीं आएगी। रियल तो एज इट इज रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर हाइट। कुछ ज्यादा हम हाइट कवर नहीं कर रहे,
कोई हम जहाँ से कोई किलोमीटर्स की फॉर्म में डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट आए और फिर हमारे पास रियल वेट में चेंज आए। लेकिन हमारे पास जो अपेरेंट वेट में वेरिएशन आ रही है, ये जो टेंशन में चेंज आ रही है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमने देखना यह है कि हमारे पास कोई एक फार्मूला, जिस फार्मूले के ज़रिए हम इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बिल्डअप कर सके और देखें कि एज ए रिज़ल्ट हमारे पास इसका क्या फार्मूला या फोर्स बन पाती है। जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास उसमें ना कोई वेलोसिटी में चेंज आ रही है, वेलोसिटी इसका मतलब जीरो है तो जीरो रहेगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपके पास जीरो रहेगा। ठीक हो गया। जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फोर्स भी जीरो है, यानी F = ma, और जी आपके पास भी जीरो हो जाएगी चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक हम 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होती है यानी रिजल्टेंट फोर्स, वो आपने देखना यह है कि ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, टेंशन की डायरेक्शन में है या वेट की डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर टेंशन की डायरेक्शन में होता तो टेंशन में से वेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वेट की डायरेक्शन में है तो वेट में से टेंशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों फोर्सेस हैं, दोनों आपके पास वेट है, तो हम इन दोनों को, और फिर उसके बाद नेट रिजल्ट आता है, यानी फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा रही है या नहीं करवा रही। तो अब यहां पे जो हमारे पास होगा फॉर इंस्टेंट, जो हमारे पास यहां फार्मूला लिखेंगे वो यहां पे ऐसे लिखेंगे, T - W विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, कोई भी नेट फोर्स हम उसे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख देते हैं कि ये आपके पास ma है, तो a ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेस्ट कंडीशन, तो ये हमारे पास हो गया, तो ये हो गया 0 T - W और T विल बी इक्वल टू W। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाला जो है अपेरेंट वेट इट मस्ट बी इक्वल टू द रियल वेट, ये इसका रिजल्ट है कंक्लूजन के तौर पे। ठीक हो गया। अब आते हैं, ये इसका रिजल्ट ये आया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी एलिवेटर या लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं कर रही, तो उस वक्त उसके पास जो टेंशन है यानी उसका अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर रहेगा। ठीक हो गया। यहां तक ये हमने इससे कंक्लूड किया या रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में वो ये करता है कि if the object is, when the object is moving upward, ठीक है, with acceleration a, ठीक हो गया। अब यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, डायग्राम यही रहेगी। अब हम यहां रेस्ट रिमूव कर देते हैं, अलोंग विद एक्सेलरेशन a है, तो इसका मतलब ये आपके पास अब ये एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक हो गया, ये एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है जो अपवर्ड फोर्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास जो टेंशन है विच वन इज ग्रेटर देन वेट, यानी अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। यहां पे वेरिएशन आ गई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करने की वजह से। अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम वैल्यू यहां पे कुछ ऐसे पुट करेंगे कि आपके पास सेम, यानी जो चीज बड़ी है उसमें से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर दो और रिजल्टेंट के तौर पे एक फोर्स आएगी, रिजल्टेंट फोर्स, और वही वो फोर्स एक्सेलरेट करवाएगी उस सब्जेक्ट को, यानी जिस एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है वो नेट फोर्स की वजह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे ऐसे लिखेंगे, टेंशन -W वेट रियल वेट, इसके बाद आपके पास फोर्स जो कि नेट फोर्स है और अपवर्ड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब यहां पे इनकी जस्ट मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, T - W विल बी इक्वल टू ma। अब यहां पे a को मैं 0 नहीं पुट कर रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग विद एक्सेलरेशन a। तो हम यहां पे इन दोनों को जब हम, मुझे चाहिए कि आपके पास अपेरेंट वेट कितना आ पा रहा है, अपेरेंट वेट के लिए मैं T को इधर ही रखता हूं और आपको W दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से देखें तो ऊपर वाले और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास कोई ये वाला जो पार्ट है जो कि ma की शक्ल में है, ये उसमें ऐड हो गया, इतना हिस्सा उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब है आपकी टेंशन बढ़ गई है।
ठीक हो गया। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज जहां पे ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है और आपका वेट कोई फिक्स है, ठीक है, आप उसी फिक्स वेट से, सपोज आप कर लेते हैं कि यहां पे ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने जैसे ही ऊपर खींचना है तो यहां पे इसने पहले अगर वो उसके साथ अटैच था तो वो उससे अलग हो जाता है, ठीक है। अगर वो वेट स्प्रिंग बीच में लगा हुआ है या कोई धागा है जो फ्लेक्सिबल है, तो आप ऊपर खींचेंगे ना, वही वाला वेट आपको लगेगा वो ज्यादा सा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका वो जो अपेरेंट है, यानी दिखाई दे रहा है इस एलिवेटर में, जो बंदा देख रहा है वो कह रहा है अब वेट ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टिंग, ठीक है, ऊपर जाने की वजह से इस वेट ने अपना इफेक्ट ज्यादा शो किया। उसकी वजह क्या है, उसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रही थी, तो यहां पे एज ए रिजल्ट ये पार्ट उस वेट में, रियल वेट में ऐड हो गया, तो अपेरेंट वेट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये उसका रिजल्ट आया इसमें, ठीक हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। जी, केस नंबर 3 में है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, सेम एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन हम यहां पे डायग्राम उसकी इसी से ही हम हेल्प लेंगे, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड है। अब वो जो वहां पे हम इसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन the object is moving downward with acceleration A, एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसमें हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि अब डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है वेट की क्वांटिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेंशन। तो हम जो यहां पे मेंशन करेंगे, नाउ द वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द वेट साइड। तो अब हम इसके ऊपर जो नेट फोर्स यानी फाइंड आउट करेंगे, तो W माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी जो नीचे उसको एक्सेलरेट करवा रही है, उसकी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी आपके पास mg माइनस टी विल बी इक्वल टू ma, a इज द एक्सेलरेशन जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करके डाउनवर्ड जा रहा था। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे हमेशा से जब भी मैं फाइंड करता हूं मैं उसकी अपेरेंट वेट की बात कर रहा हूं, जाहिरी वेट, यानी जाहिरी तौर पे लिफ्ट के अंदर खड़ा बंदा उसको कैसे महसूस कर रहा है। अच्छा, उसने ये कहा कि जब मैं उसको फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो इसमें अब देखिए कि यहां पे मुझे टी फाइंड करना है, एज इट इज रहने दिया जाए, तो आपके पास ये एम ए माइनस एम जी आपके पास, चूंकि यहां पे प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस, तो यहां भी माइनस है उधर भी माइनस है, तो इसका मतलब है दोनों माइनस कट भी कर सकते हैं या दोनों साइड पे माइनस को मल्टीपल भी कर सकते हैं। इस साइड पे जब माइनस को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ इट बिकम प्लस, जब इस साइड पे करेंगे तो आपके पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस में, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक हो गया। अब यहां से भी एक और रिजल्ट आपके पास अब एज ए रिजल्ट आपके पास आ रहा है। अब यहां पे फिर उसी तरह एम ए, जी हम यहां पे जो बात करने जा रहे हैं कि ये इसमें कि ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मूव कर रहा था अलोंग विद एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो एम ए पार्ट है ये इसमें से वेट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपके पास अभी टेंशन है वो स्मॉल हो गई है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग वो स्मॉल होने का वजह मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अपेरेंट वेट है वो कम हो गया है, ठीक है। वो अपेरेंट वेट कितना कम हुआ है ये अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है और ना ही हमारे पास वो कंप्लीट मैस है। अगर हमारे पास वैल्यूज होंगी तो हम उसको भी फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको इस फार्मूले से इसको लॉक करते हैं और इससे जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ हम जाएंगे। जी जी, आपके पास when lift is freely falling under gravity, जी
अब ये आपके पास फोर्थ केस है कि हम उसको फ्रीली फॉल करा देते हैं, यानी आपके पास जो लिफ्ट है वो सपोज करते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो गई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि मैंने यहां पे ना ये टेंशन यहां पे मेंशन कर दी थी, टेंशन वहां नहीं होगी, वो तो फिक्स होगा। यहां से ये स्प्रिंग है जो कि यहां पे टेंशन अप एंड डाउन हुआ करेगी, ठीक है। तो टेंशन यहां है और आपका वेट यहां पे है, तो इट मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट। तो यहां पे तो ये आपके पास जो स्ट्रिंग होगी वो फिक्स होगी, ये उसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो है ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इसमें वेरिएशन, ये टेंशन जो है ये यहां, इसकी वजह से आपके पास यहां रीडिंग आया करेगी। इस रीडिंग से आप फाइंड आउट करेंगे कि इसका वेट जो अपेरेंट है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अब फ्री फॉल में क्या हो रहा है, उसे कहा ये जो एक्सेलरेशन जिससे हम डाउनवर्ड कर रहे थे, इट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द जी, यानी ये इतना एक्सेलरेट कर रहा है जितना हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और वो एक्सेलरेट करता हो अलोंग विद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो फिर हमारे पास ये जो अभी हमने ये वाली वैल्यू पुट की है ये प्रीवियस इक्वेशन में, अभी मैं इसको दोबारा रीराइट कर लेता हूं तो आपके पास इसको अंडरस्टैंड करना जरा आसान हो जाएगा। अब यहां पे एम ए है तो ए की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, जी पुट कर रहा हूं। तो अब यहां पे देखें कि एम ए विल बी इक्वल टू एम जी विल माइनस एम जी, और यहां से इन दोनों में कैंसिलेशन हो रही है, दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, और इसका रिजल्ट के तौर पे क्या आ रहा है कि टेंशन जीरो हो रही है। तो आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो यहाँ पे नहीं आ रही, जब आपके पास लिफ्ट जो है वो ऊपर से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो फ्रीली फॉल मूव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वेटलेसनेस कंडीशन कहलाती है, ठीक है, कि इसका कोई वेट नहीं है, ये फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें हमने यहाँ पे इन चारों केसेस को जो डिस्कस किया कि आपका अपेरेंट वेट जो था वो कब वेरी कर रहा था और कब नहीं कर रहा था, ठीक हो गया। इसमें नेक्स्ट हम जो इसके कंटिन्यूसली एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैं जिक्र कर रहा था कि आपके पास ऑब्जेक्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की। अब सैटेलाइट जो है वो अराउंड द अर्थ मूव कर रहे हैं और ये मैन मेड है। कुछ तो इसमें नेचुरल भी हैं, जैसे आपके पास मून है वो आपके पास नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन जो मैन मेड जो हम अपने पर्पस के लिए, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर स्पाई, फॉर सम अदर पर्पस, उसके लिए जो हम इसको सैटेलाइट को थ्रो करते हैं अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए हमने वहाँ पे उसको कितनी स्पीड देनी है, उसके पास कितनी स्पीड होगी, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस पे होगा, ये सारी चीज़ें हमें इनको फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूला होना चाहिए जिससे हम, अच्छा ये देखना ये है कि ये जो आपके पास सैटेलाइट जहाँ पे है और ये जो अर्थ है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस हमने डिस्कस किया है वो स्मॉल आर से किया है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बाद में करता हूं, पहले इसको डिफाइन कर दें, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या, ठीक हो गया। उसे कहा द वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट दैट इनेबल टू इट टू सर्कल अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के बाहर ये सर्कल जो लगा रही है, ये जो चल रही है किसी ऑर्बिट में, तो उसके पास जो वेलोसिटी है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम। इन अदर वर्ड इसका एक दूसरा पार्ट भी है, यानी इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू पुट द सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक हो गया। तो यहां पे कोई इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, सपोज यहां पे ये कोई वेलोसिटी v है, तो इसमें अगर हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पे उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम बड़ा सिंपल सा इसमें एक रूल यूज करते हैं, वो ये कि हमारे पास अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि जो लार्जर, हमने पहले दिन से बात की थी कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी सैटेलाइट, और सैटेलाइट ही क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सैटेलाइट, तो सैटेलाइट ही मूव करेगा अराउंड दस बीइंग ए स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस टू। और तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो कौन सी है, वो आपको, आप उसे वेल अवेयर है अबाउट दिस कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सी वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल, यानी अर्थ की ग्रेविटी वाली, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था कि आपके पास एवरी ऑब्जेक्ट
इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, और वो फोर्स कितनी होती है, विच विल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो ये हमने फार्मूला वहां पे पढ़ा था और उस फार्मूले को मैं यहां पे मेंशन कर दिया। उससे कहा यही वाली जो फोर्स है ये क्या रोल प्ले कर रही है, ये सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रही है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वही वाली फोर्स है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इन दोनों के मैं वैल्यूज पुट करके यहां पे इनको सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट फाइंड कर सकता हूं। कैसे था वो फोर्स था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपके पास मैस ऑफ सैटेलाइट और मैस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ का मैस को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और मैस ऑफ सैटेलाइट को ms से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके पास डिवाइड है r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन इसके सेंटर से अर्थ के और सेंटर ऑफ द सैटेलाइट। अब सेम इज द केस विद द आपके पास m सैटेलाइट का और v स्क्वायर ओवर r। अब यहाँ से कुछ कैंसलेशन आपको दिखाई दे रही है होती हुई, यानी इसका स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा, m यानी मैस ऑफ द सैटेलाइट दोनों साइड पे कट हो जाते हैं, और एट द एंड हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, वो आपके पास gm कैपिटल ओवर r मस्ट बी इक्वल टू v। तो इस v का चूंकि स्क्वायर होगा, स्क्वायर को मैं जैसे ही ख़त्म करूँगा बाय स्क्वायर रूट, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। नाउ दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इफ यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ जी एम, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। इसमें एक ही चीज का फर्क है, वो ये कि आप इसको यूं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास जी एम और यहां पे आर जो स्मॉल आर है उसकी जगह आर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, यानी ये कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते। इन दोनों को मैं थोड़ा यहां पे भी डिफरेंशिएट कर दूं। ये अर्थ के सरफेस से सेंटर तक ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहां से लेकर यहां तक ये उसकी हाइट है, यानी सरफेस से वो कितना अवे फ्रॉम द सरफेस है या कितना दूर है। तो आपके पास जो आर स्मॉल बन रहा है वो आर प्लस एच की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो सपोज जब भी आपके पास वैल्यू स्मॉल आर की फॉर्म में होगी तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके साथ आपकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो इसी पेज के ऊपर है, और आपने उसको ट्राई करना है सॉल्व करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।